नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित खरे। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में भोपाल कलेक्टर हैं, आशीष सिंह जी। आशीष जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाल ही में आपने भोपाल में प्रदूषण हुआ, उसको लेकर एक बैठक की, उसमें क्या कुछ आपने फैसले लिए हैं जो जिससे भोपाल का प्रदूषण है वो कम हो सके? देखिए, भोपाल में भी जो AQI का स्तर है, जो बेसिकली वायु प्रदूषण को और ख़ास तौर पर जो छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उनकी स्तर को दिखाता है। तो वो अभी काफ़ी यहाँ पर बढ़ा हुआ स्तर आ रहा है, और जिसके पीछे जो साइंटिफिक स्टडी कराई थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, उसमें 3 चीज़ें निकल कर आई हैं। पहला तो जो वाहन हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, वो सबसे बड़ा उसका एक कारक है। दूसरे नंबर पर जो खुले में कचरा जलाया जा रहा है, वो इसका कारण है, और तीसरा जो कारण है वो धूल है। तो इन तीनों कारणों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और उसी के हिसाब से काम करना शुरू किया है। अगर हम लोग वाहनों से निकलने वाली धुएँ की बात करें, तो वाहन तो कम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो वाहन चल रहे हैं उनका सबका पोल्यूशन की चेकिंग हो जाए, उनका इंजन ठीक ठाक हो, अगर उसमें कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता हो तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो PUC सर्टिफिकेट होता है, जो विंड स्क्रीन पे जिसका सर्टिफिकेट एक टोकन लगाया जाता है, स्टिकर लगाया जाता है, वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा करा लें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पहले हम लोग स्तर पर जो कॉमर्शियल वाहन हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से 5,000 रुपये का फ़ाइन है जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, और 1,000 रुपये का फ़ाइन है अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है। तो कॉमर्शियल व्हीकल्स पर हम लोगों ने चालानी कार्रवाई शुरू करी है। अभी प्राइवेट व्हीकल्स पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग 15 दिन का समय दे रहे हैं कि सब लोग PUC करा लें। PUC को सुविधापूर्वक ढंग से कराया जा सके, इस हेतु भी हम लोग साथ में प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप एसोसिएशन से हमारी बैठक हुई है। सब लोग तैयार हैं। सभी लोग अपने अपने पेट्रोल पंप पर, प्रत्येक पेट्रोल पंप पर एक PUC जांचने के लिए और सर्टिफिकेट देने के लिए मशीन रहेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी हमसे कमिट किया एसोसिएशन ने कि अगर कोई फुल टैंक चौपहिया वाहन का कराता है तो उसकी PUC वो लोग फ्री में करेंगे। हाल ही में सर देखा गया है कि राजधानी भोपाल में ट्रैफिक की जो समस्या है, जैम की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उस दिशा में जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? हाल ही में आपने बैठक भी ली और उसको लेकर कुछ फैसले किए, जिसमें कई चौराहों का विस्तार करना और जो लेफ्ट टर्न है उसको लेकर भी आपने एक दिशा निर्देश दिए हैं। किस तरीके से उसमें काम आगे होगा? देखिए, ट्रैफिक कंजेशन की जो मुख्य समस्या है, ख़ास तौर पर जो बिजी चौराहे हैं उन पर आती है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भोपाल में कहीं भी किसी भी मेन चौराहों पर लेफ़्ट टर्न्स, फ्री लेफ़्ट टर्न्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ से अगर लेफ़्ट मुड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, अगर उनको लाइन में न लगना पड़े और वो सीधा लेफ़्ट टर्न से निकल जाएँ, तो चौराहे पे वाहनों की संख्या बहुत कम हो सकती है। अभी जो देखा गया है कि जो लेफ़्ट मुड़ने वाले वाहन हैं वो भी लाइन में लगते हैं, और लाल बत्ती जो जलती है उसकी अवधि भी बढ़ानी पड़ती है, वहाँ पर हॉर्न बजाने की चीज़ें और ट्रैफिक की व्यवस्था होती है। तो अभी हमारा फोकस उस पर है। हमने जो 6 प्रमुख चौराहे हैं उनको चिन्हांकित किया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजेशन की समस्या होती है, जो डेटा हमको ट्रैफिक पुलिस से मिला था। और हमारे पास अभी जो उपलब्ध फंड है उसके आधार पर PWD और नगर निगम को एजेंसी बनाकर काम कराया जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि इनमें से कुछ जगहों पर 6-7 दिन के अंदर काम चालू हो जाए, और जहाँ पर टेंडर करने की आवश्यकता है वहाँ पर 6-7 दिन के अंदर टेंडर करके हम लोग प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। हाल ही में आपने कुछ स्कूल और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था, जहाँ पर कुछ अनियमितताएं, लापरवाही देखने को मिली। उसके बाद आपने उन पर कार्रवाई भी की है। आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या जिला प्रशासन कदम उठाने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से लगातार मेरे द्वारा जो भ्रमण चुनाव से पहले भी, चुनाव के 2-3 महीने पहले भी लगातार किया जाता रहा था, अभी किया गया है। तो स्कूलों में ख़ास तौर पर जो शिक्षकों की उपस्थिति है वो कम देखने को मिली, और उस पे हमने सस्पेंशन की कार्रवाई भी करी है। आंगनवाड़ी में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ना होने या फिर वहाँ जो खाना होता है वो ना पहुँचने की हम लोगों को वहाँ पर प्रमाण मिले कि ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ अस्पतालों में भी कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए। तो हमने कार्रवाई तो करी है, लेकिन इसके अलावा दीर्घकालिक रूप से इसका समाधान निकालने के लिए हमने एक व्यवस्था भी बनाई है कि अगर प्रत्येक विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के अधिकारी हों या खंड स्तरीय अधिकारी हों, अगर उनके द्वारा लगातार भ्रमण किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, तो मुझे लगता है इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। इस हेतु हमने सभी के लिए अनिवार्य किया है कि प्रत्येक विभाग के जो खंड स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा विजिट्स को अनिवार्य किया गया है, उनके द्वारा फ़ोटोग्राफ्स ली जाएंगी।
और इस विजिट्स को ज़िला स्तर का जो अधिकारी है वो प्रत्येक टीएल बैठक में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमको प्रेजेंट करेगा कि उनके द्वारा और उनके विभाग के द्वारा कितने इंस्पेक्शन किए गए, उसमें क्या पाया गया और अगर कुछ अनियमितता पाई गई तो उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई करी है। जी। अभी ये चीज़ हम लोग ऑफलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं। इस दिशा में हम लोग एक सॉफ्टवेयर भी, एक ऐप भी बनवाएंगे जिसमें कि लोकेशन के साथ में और टाइम स्टैम्प के साथ में प्रत्येक ऐसी विजिट्स जो है रजिस्टर होंगी, जिनकी समीक्षा टीएल बैठक में मेरे द्वारा प्रति सप्ताह करी जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है और जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही अगले 15-20 दिनों के अंदर ये शिकायत को 100% पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे कि स्कूलों में, अस्पतालों में, आंगनवाड़ियों में, दूसरे संस्थानों में लोग नहीं पहुंचते। ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी हैं। 3 तारीख को मतगणना होगी। किस तरीके से कितने कर्मचारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई जाएगी और किस तरीके से जिला प्रशासन कोशिश करेगा कि मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो? देखिए, ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। ज़्यादातर जो हमारे पोस्टल बैलेट्स हैं उनको भी रखवा दिया है। जो कुछ पोस्टल बैलेट जो आर्मी पर्सनस के हैं और जो दूसरे ज़िलों से प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, 200-250, उनको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में हम लोग रखवा रहे हैं। बाकियों को जो स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाया है। स्ट्रांग रूम में सभी को ऑब्जर्वर्स की और कैंडिडेट्स या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया गया है। सभी के तालों के ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं और जो स्ट्रांग रूम जहां पर लॉक किया गया है उसके ठीक सामने जो सीसीटीवी का प्रदर्शन है वो स्क्रीन पर किया जा रहा है और उसी के ठीक सामने कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधियों की बैठने की या लेटने की व्यवस्था हमारे द्वारा बाकायदा टेंट और बिस्तर लगाकर करी गई है, जिससे कि किसी भी तरीके की शिकायत की गुंजाइश ना रहे। जहाँ तक काउंटिंग की बात है, सेंट्रल जेल में काउंटिंग होगी। जो ईवीएम का रास्ता रहेगा और जो पॉलिटिकल एजेंट्स का रास्ता रहेगा वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा। लगभग 500 के आसपास कर्मचारी हमारे इसमें लगेंगे। उनका सबका आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनकी ट्रेनिंग हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। आपसे बात हो और इंदौर की बात ना हो। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। अब आप भोपाल में हैं। भोपाल कब नंबर 1 आएगा, उस दिशा में क्या सुझाव आप दे रहे हैं या निर्देश आप दे रहे हैं? देखिए, अगर स्वच्छता की बात करें तो जो स्वच्छ भारत मिशन का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, निश्चित रूप से उसमें इंदौर आगे है और इंदौर ने लगातार नंबर 1 बनाकर इस चीज़ को प्रमाणित भी किया है। अगर हम लोग संसाधनों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो भोपाल बहुत पीछे नहीं है। थोड़ी बहुत प्रयासों से भोपाल निश्चित रूप से बहुत सुधार कर सकता है। लेकिन नंबर 1 आने के लिए न केवल शासन, नगर निगम, बल्कि लोगों को भी साथ में आना पड़ेगा। और चाहे डोर टू डोर कलेक्शन की एफिशिएंसी हो या फिर बाज़ारों में हम लोग जो कचरा देखते हैं अभी भोपाल में, अगर मुझे लगता है लोगों की सहभागिता मिले और जो कुछ थोड़े बहुत गैप्स हैं नगर निगम की तरफ से, अगर हम लोग उनकी पूर्ति करते हैं तो निश्चित रूप से भोपाल भी नंबर 1 बन सकता है। स्मार्ट सिटी में अब क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे? स्मार्ट सिटी भोपाल भी उसमें है और उसको लेकर लगातार काम भी जारी है। तो स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कुछ नए प्रोजेक्ट अब भविष्य में हम लोगों को देखने? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो एरिया है टीटी नगर का, जो भोपाल के लिए आइडेंटिफाई हुआ है, वहाँ पर कई सारे सरकारी मकानों को हटाकर वहाँ पर रीडेसिफिकेशन का जो प्रस्ताव है वो स्मार्ट सिटी का मुख्य कार्य है। तो अभी हम लोगों ने जो वहाँ पर खाली एरिया है वहाँ की प्लॉटिंग करके और उनको किस तरीके से अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए प्राइवेट पार्टीज़ के थ्रू, उसके लिए लगातार टेंडर निकाल रहे हैं और कुछ टेंडर अभी चुनाव के बाद, जो मतगणना के बाद हम लोग अलॉट भी करेंगे और उससे जो पैसा जनरेट होगा उससे फिर शहर के दूसरे विकास के कार्य लिए जाएंगे। अभी आपने बताया खुले तंदूर को लेकर भी कुछ सख्त कदम अब जिला प्रशासन उठाने जा रहा है। देखिए, तंदूर वैसे तो बहुत संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रदूषण में चूँकि सहभागी होते हैं, तो जो ओपन तंदूर हैं, जो बिना चिमनी लगाकर और खुले में जिनका धुआं निकलता है, ऐसे तंदूरों के ऊपर नगर निगम के द्वारा लगातार कार्रवाई करी जा रही है और हमारी कोशिश रहती है कि उनको कन्वर्ट करा लिया जाए। वो चिमनी लगाकर अगर बाकायदा अपना पोल्यूशन कम करने के मेजर्स अपना लेते हैं तो फिर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती। सर, आखिरी 2 सवाल और पूछना चाहूँगा। पहला ये कि भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट इस वक्त लागू है, तो आपके कार्य प्रणाली में कोई प्रभाव उससे लेकर पड़ा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता। ये जो पुलिस कमिश्नरेट कई बाकी सारे राज्यों में भी है और निश्चित रूप से जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है उसको हैंडल करने के लिए पुलिस को अगर और ज़्यादा सशक्त किया गया है तो उसमें किसी भी तरीके की कार्यप्रणाली दूसरे विभागों की या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की प्रभावित हो रही है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है। जैसा कि चुनाव में भी देखा, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में संपन्न चुनाव कराए गए, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि राजधानी भोपाल के आप कलेक्टर हैं और भोपाल में तमाम राजनीतिक पदाधिकारी जो नेता हैं संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं, सीएम से लेकर तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो क्या आपको काम करने में कुछ राजनीतिक दबाव देखने को कभी मिलता है क्या? देखिए, मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, सब लोग जनता के लिए ही काम करते हैं और जनहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। अगर किसी की मंशा जनहित की रहती है तो चाहे अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, कभी भी किसी भी तरीके के टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर दोनों तरफ का कम्युनिकेशन बना रहता है तो इस प्रकार की कोई भी समस्या आने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप भोपाल के लोगों को कोई अपील करना चाहते हो? देखिए, अभी तो वर्तमान में हम लोग जो 2-3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो वायु प्रदूषण को लेकर है, तो अगर आपके पास में प्राइवेट गाड़ी है तो उसका पोल्यूशन ज़रूर चेक करा लें और अपनी सहभागिता इसमें वायु प्रदूषण के स्तर को सुधारने में यहाँ पर दें। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो दूसरे हम लोग मेजर्स ले रहे हैं कि ट्रैफिक के जो नियम हैं, अगर उनका हम सभी लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा, कुछ हम लोग जो आवारा पशुओं की समस्या देखते हैं और ख़ास तौर पर जो शहरों के अंदर डेयरियाँ संचालित हैं, मुझे लगता है कि अगर वो उनको शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए तो बहुत बड़ी समस्या से हमको निजात मिल सकती है। तो आशीष सिंह जी ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। सर, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। साफ तौर पर आशीष जी का कहना है कि भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था और वायु प्रदूषण को लेकर लगातार जिला प्रशासन काम कर रहा है और उनकी अपील भी है लोगों से कि वो उसका साथ दें।